बचपन से ही मैं बहुत स्पिरिचुअल थी। मैं जब भी आसमान में देखती थी तो मुझे लगता था गॉड ना आसमान के उस तरफ होंगे। क्या है टैरो कार्ड रीडिंग मतलब मैडम क्या होता है टैरो कार्ड रीडिंग से? कि 7.5 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी एंड डोंट बिलीव मी, आप जाके गूगल चेक करें, गूगल आपको बता देगा। आप नेगेटिव एनर्जीज में और इविल आई में बिलीव रखते हो एनर्जीज वगैरह में कुछ? देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन कंप्लीटली डिफरेंट है। ऐसा क्या होता है कार्ड्स के अंदर कि वो कार्ड निकालने से पता लग जाता है कि आज का ये डायरेक्शन है? मैं क्या कह रही थी, मैं क्या बोल रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। कि 2026 के अंदर कौन से नंबर के लिए बेस्ट रहेगा और वो जो नंबर की बात आप कर रहे हो वो नंबर आदमी पहचाने कैसे? मैंने एक बार रील देखी थी जिसका जीरो होता है वो बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, ऐसा कुछ? अगेन अंधविश्वास है। किरण मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम मैन। कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे चल रही लाइफ? अमेजिंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स पूरा इर्द-गिर्द ही रहे पूरा ज़िंदगी भर इसमें? पूरी ज़िंदगी भर तो नहीं, मतलब आफ्टर मैरिज मैं इसमें आई। आई बिलॉन्ग टू अ सिख फैमिली। हाँ। तो हमारे घर में कभी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब चीज़ों की बातें नहीं होती थी। वी डोंट बिलीव इन दिस। और मैंने कभी अपने पेरेंट्स को भी नहीं देखा, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हुए। तो शुरू से तो नहीं, शादी के बाद इंटरेस्ट हुआ, चीज़ें अनफोल्ड हुई और फिर बस होती गई। मैं गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में जाती गई और यहाँ तक पहुँच गए। मतलब सिख फैमिलीज़ में एस्ट्रोलॉजी बिलीव नहीं करते हैं या फिर आपकी फैमिली में बिलीव नहीं करते थे? नहीं, सिख फैमिली में ही एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं। मतलब सिखिज़्म में हम नहीं इन सब चीज़ों को मानते हैं। थोड़ा-सा मुझे बताओ ना मैडम यहाँ पे अपन क्या इस पॉडकास्ट को थोड़ा अच्छा बना सकते हैं क्योंकि मैंने कभी इस बारे में तो टॉपिक पे कभी कवर नहीं किया, तो इसको अपन लेके जाएँगे आपकी जर्नी के थ्रू थोड़ा अटैच भी हो जाएगा। तो सिखिज़्म में क्या-क्या बिलीव होते हैं? कैसे बिलीव करते हैं? किन चीज़ों पे बिलीव करते हैं? एक्चुअली पता है क्या है कि सिखिज़्म एक नया रिलिजन हम कह सकते हैं। इट्स 500 और 600 इयर्स ओल्ड। और उससे पहले हिंदुइज़्म में ना बहुत एक वहम भी शुरू हो रहा था। हुँ। तो गुरु नानक देव जी जो हमारे फर्स्ट गुरु हैं, उन्होंने देखा कि लोग बहुत अंधविश्वास में जा रहे हैं। मतलब हिंदुइज़्म इज़ अ ब्यूटीफुल रिलिजन और बहुत ही, जैसे बोलते हैं कि ओल्डेस्ट भी है और बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन होता है ना कि लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जो भी गुरु आते हैं, मैं किसी का नाम ना लूँ, कोई ऑफेंड ना हो जाए, मेरा मकसद वो बिल्कुल नहीं है। बिकॉज़ जो सिखिज़्म है वो ओरिजिनेट ही हिंदुइज़्म से हुआ है, उसका बेस ही हिंदुइज़्म है। लेकिन जो एक अंधविश्वास में जा रहा था हिंदुइज़्म, उसको ख़त्म करने के लिए हुँ। गुरु नानक देव जी ने बहुत सारे रूल्स बनाए और सबसे पहला रूल ये था कि एक ही गुरु है। तो जो हमारे हम मानते हैं ना, तो एक बुक है गुरु ग्रंथ साहिब जी, उन्हीं को ही हम मानते हैं और उनका पीछे लॉजिक या रीज़निंग यही थी कि सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, जैसे आपको भी पता होगा कि सती प्रथा थी, हाँ, दैट वाज़ अगेन हाँ। एक अंधविश्वास था, जो रिलिजन में नहीं है। करेक्ट। लोग अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करके और इतना डर क्रिएट करते हैं कि लोग मानने लगते हैं, ऐसा नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए गुरुवाणी सत्य है, हाँ। हमेशा से। अच्छा मैम थोड़ी-सी जर्नी के बारे में बात करते हैं अब, कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई एस्ट्रोलॉजी में? जैसे आपने बताया कि मैरिज की बात हुई, तो क्या टर्निंग पॉइंट था? कैसे एकदम से एस्ट्रोलॉजी में बिलीव? एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक महान है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ी-सी स्टोरी बताऊँगा, शायद आपको नहीं पता होगी तो, बट अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई कम फ्रॉम अ वेरी, वेरी कंज़र्वेटिव फैमिली। हुँ। मेरे फादर, जैसे बोलते हैं ना, बहुत प्रोटेक्टिव थे हम लोगों को लेकर। हुँ। मैं, मेरी सिस्टर और ब्रदर को लेकर। इतना था कि मेरे फादर मेरी मदर को बोलते थे कि मेरी बेटी है, उससे किचन में काम नहीं कराना। वाओ! लग्ज़री, कम्फ़र्ट, मतलब जैसे बोलते नहीं, बहुत रॉयल तरीके से बोर्न एंड ब्रॉट अप। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बहुत रिच थे, हुँ। एवरेज थे, बट जो एक फैसिलिटीज़, जो एक कम्फ़र्ट था, वो उसी तरीके से था। कहीं जाना है तो मेरे फादर बोलते थे कि गाड़ी ड्राइवर होगा, आप उसमें जाओ। वो रिक्शे पे चले जाते थे क्योंकि उस टाइम पे उबर और ये सब चीज़ें नहीं होती थी, कर लेकिन हमें नहीं जाने देते थे। हाउस हेल्प थी। तो जैसे बोलते हैं ना, बड़ा एक, अगेन मैं कहूँगी, लग्ज़री कम्फ़र्ट वाले माहौल में ब्रॉट अप हुए और जो चीज़ माँगी पेरेंट्स ने दे दी। तो पैसे की कमी, पैसे की तंगी कभी अपनी लाइफ़ में देखी नहीं थी।
बचपन से ही मैं बहुत स्पिरिचुअल थी, मैं जब भी आसमान में देखती थी तो मुझे लगता था गॉड ना आसमान के उस तरफ होंगे एंड आई यूज्ड टू ट्राई टू मेक कनेक्शन विद हिम। कभी बनता होगा, नहीं बनता होगा क्योंकि जब हम इस तरीके से कनेक्शन बनाते हैं इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। हम बात कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि वहाँ से क्या रिप्लाई है इसका। उसके बाद शादी हो गई, सबकी लाइफ 360 डिग्रीज़ चेंज होती है, मेरी भी चेंज हो गई। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेन की नहीं होती, मेन की भी दोनों होती की है, होती है। बट फीमेल ना अपना घर छोड़ती हैं और नए सेटअप में आती हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। करेक्ट। अच्छा हस्बैंड बहुत लविंग और केयरिंग, लेकिन आपको एडजस्टमेंट्स तो करने पड़ते हैं। शादी से पहले कभी काम नहीं किया, आपको थोड़ा बहुत तो काम भी करना पड़ता है। और मेरे साथ एक चीज़ हुई कि पैसे की बहुत कमी थी। मतलब बहुत नहीं मैं कहूँगी बट तंगी थी पैसे की, जो मैंने शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं देखी थी। पापा के घर में नहीं देखी। पापा के घर में नहीं देखी थी। और शादी के बाद आपको बाकी एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ रहे हैं और पैसे की भी तंगी है, तो मैं बड़ा परेशान रहने लगी। ऐसे में मेरी फ्रेंड ने मुझे रेकी के बारे में बताया तो मुझे लगा ये तो बड़ी फ़ैसिनेटिंग सी चीज़ है, भई हम ऐसे-ऐसे करते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वाओ! अनका इस इंटेंशन के साथ मुझे लगा कि चलो भई रेकी सीख लेते हैं, ये जो मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि एडजस्टमेंट्स भी बहुत करने पड़ते ऐसे-ऐसे करेंगे ठीक हो जाएगा। हैं। हाँ, ऐसे-ऐसे करेंगे ठीक हो जाएगा। अब उस टाइम पे नलिन नरूला और रेनू नरूला काफ़ी फ़ेमस थे, ग्रैंड मास्टर्स थे और उनकी 5000 फ़ीस थी। अब कहाँ से आए इतनी पैसे? क्योंकि पैसे की तो प्रॉब्लम थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अच्छा हस्बैंड शुरू से बहुत सपोर्टिव रहे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आपका मन है तो करते हैं, कहीं न कहीं से किसी तरीके से अरेंज करें पैसे। रेकी करी मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैं बहुत लॉजिकल इंसान थी। अभी भी हूँ, मैं अपनी टैरो रीडिंग्स और एस्ट्रोलॉजी बहुत लॉजिकली करती हूँ। लेकिन नई-नई चीज़ें सीखी और बहुत मज़ा आया मुझे हुँ, और एक के बाद दूसरी मैं वर्कशॉप उसके बाद करने लगी। करेक्ट। दैट वाज़ द टाइम जब मनी पैसे की सबसे ज़्यादा तंगी थी एंड दैट वाज़ द टाइम मैंने सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों पे पैसे खर्च करे। और जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, आई फ़ील सो ग्रेटफुल फॉर दैट मोमेंट जब मैंने ये डिसीज़न लिया, जब मैंने ये चॉइस ली। क्योंकि उस टाइम पे मैं ये भी सोच सकती थी कि पैसे की कमी है, कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे करना है ना? हमारी जो लाइफ़ होती है ना, जो हम आज डिसीज़न्स लेते हैं, चॉइसेस लेते हैं, वही हमारा फ्यूचर बना रहे होते हैं, एब्सोल्युटली राइट। है ना? तो मुझे लगा कि आई एम सो ग्रेटफुल टू द डिवाइन कि वो डिसीजन, वो चॉइसेस मैंने उस टाइम पे लिए और पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते थे। एक और शाहरुख खान का डायलॉग है, जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात जुड़ जाती है आपको वो चीज़ देने के लिए। अभिषेक अगर मैं उस टाइम पे वो कोर्सेज़ नहीं करती, आज मेरी क्या ज़िंदगी होती मैं सोच भी नहीं सकती। आई वुड हैव बीन अ टिपिकल हाउसवाइफ क्योंकि कंज़र्वेटिव फैमिली में होने के साथ-साथ आई वाज़ अ वेरी शाय इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। मेरे घर में कोई आता था तो 2-3 विज़िट्स तक उनको ये भी नहीं पता लगता था कि मैं इस घर का मेंबर हूँ। मैं एक कोने में दुबक के बैठ जाती थी, किसी से मिलती नहीं थी, नर्वसनेस हो जाती थी मुझे। और शादी के बाद भी ऑब्वियसली वही चीज़ होती है, लोग स्कूल में तेल लगा के जाते थे, मैं देसी घी लगा के जाती थी, चोटी बना के रहती थी। मतलब जो लोग मुझे तब से जानते हैं, वो मुझे अब देखते हैं तो वो विश्वास नहीं करते हैं कि ये वही इंसान है। मेरे पेरेंट्स मुझे कितनी बारी बोलते हैं कि हमें लगता ही नहीं तू हमारी वही बेटी है जो मतलब इतनी शाय, इंट्रोवर्ट और किसी से बात नहीं करना। तो मुझे लगता है आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकती हूँ, चॉइसेस ले सकती हूँ। अगर मैंने उस टाइम पे वो डिसीजन नहीं लिया होता, हुँ, तो आज मेरी लाइफ बिल्कुल अलग होती। तो ख़ैर एक के बाद एक वर्कशॉप करी और टैरो किया। जितनी भी वर्कशॉप्स करी, बहुत सारी करी, एस्ट्रोलॉजी करी भारतीय विद्या भवन से 5 साल अंडर श्री के.एन. राव सर, हील योर लाइफ करा, लुइस एल्हे का, न्यूरोबिक एक्सपर्ट, हिप्नोथेरेपी, हर कोर्स को मैंने बहुत एन्जॉय किया। लेकिन जो टैरो करके एक सैटिस्फैक्शन मिली, हुँ, वो मुझे किसी और चीज़ से नहीं मिली। जैसे बोलते हैं ना कि ये शायद चीज़ मैं ढूँढ रही थी या मैं चाह रही थी, क्योंकि बचपन में यूनिवर्स से, गॉड से जो मैं कनेक्ट बनाना चाह रही थी, टैरो के ज़रिए मैं वो एक कनेक्ट बना पाई। टैरो सीख लिया, उसके बाद मैं रोज़ अपने हस्बैंड का ऑफ़िस जाने से पहले एक कार्ड निकालती थी
और जब वो रात को आके मुझे बोलते थे कि जैसे आपने बताया ना वैसा ही हुआ, तो बड़ी एक खुशी होती थी, एक अचीवमेंट मैं कहूँगी इज़ द राइट वर्ड मुझे महसूस होता था। क्योंकि जब मैं हाउसवाइफ़ थी, हालाँकि हाउसवाइफ़ एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा अपने आप में प्रोफ़ेशन। पूरी दुनिया है हाउसवाइफ। हाँ, बट जब हम मैं उस टाइम पे हाउसवाइफ़ थी और बहुत सारी हाउसवाइफ़ इस चीज़ से रिलेट कर पाएँगी, ऐसे लगता है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं, ये बात तो सही है बिल्कुल। है ना? तो जब मैं अपने हस्बैंड की रीडिंग करती थी और वो रात को आके मुझे बोलते थे कि जैसे आपने बताया वैसे ही हुआ, तो मुझे लगता था कि मैं इनकी लाइफ़ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। हुँ। फिर बड़े-बड़े अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स मुझे कंसल्ट करने लगे, मुझे इन्वॉल्व करने लगे। तो बहुत अगेन एक अच्छी फीलिंग होनी शुरू हुई एंड मैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की रीडिंग करती थी, उनकी रीडिंग्स एक्यूरेट आती थी, वो मुझे ट्रीट देते थे एंड आई वाज़ रियली एन्जॉयिंग दिस फेज़ ऑफ माय लाइफ़। मैजिक की तरह नहीं लग रहा था आपको ये? कि जैसे आपने सोचा था पहले ऐसे-ऐसे करेंगे तो चीज़ें चेंज हो जाएगी, आज से कार्ड निकाल के बता दो, तो उसकी लाइफ में ऐसा-ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब मैंने शुरू इससे किया था ऐसे-ऐसे करेंगे चीज़ें वो हो जाएँगी, लेकिन वैसा तो नहीं हुआ। बट येस इवेंचुअली आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स मेरी लाइफ़ उस तरफ गई। तो क्या है टैरो कार्ड रीडिंग मतलब मैडम? क्या होता है टैरो कार्ड रीडिंग से? क्या बदल जाएगी किसी की ज़िंदगी? देखिए, ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि उन्होंने रेकी कर ली, तो उनकी लाइफ़ बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना मैजिकली चेंज हो जाएगी। आपको खुद पे वर्क करना पड़ता है। हुँ। कोई भी जादू की छड़ी नहीं होती है कि आपने घुमाई और चीज़ें ठीक हो गईं। मैं भी इसी थॉट से गई थी बट देन आई वर्क्ड रियली हार्ड। जैसे टैरो में भी हम देखते हैं तो टैरो हमें गाइड करता है, हमें डायरेक्शन देता है, हमें बताता है कि हम कौन-सा डिसीज़न इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ले सकते हैं, जिससे कि हमारी फ्यूचर लाइफ़ बेटर हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर मोमेंट, हर घड़ी हम एक डिसीज़न और एक चॉइस ले रहे हैं करेक्ट। एंड वी डोंट नो दैट वो डिसीज़न, वो चॉइस हुँ, हमारा फ्यूचर बना रहा है। हुँ, तो कितनी बारी लोगों की लाइफ़ में ऐसे डिसीज़न्स आते हैं कि मैं इससे शादी करूँ या उससे शादी करूँ, मैं जॉब करूँ, बिज़नेस करूँ या ये जॉब करूँ, वो जॉब करूँ। उस टाइम पे अगर हम राइट डिसीजन ले पाते हैं, राइट चीज़ को चूज़ कर पाते हैं, तो हम अपने फ्यूचर को 360 डिग्रीज़ ट्रांसफ़ॉर्म कर पाते हैं या जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ़ में वो क्रिएट कर पाते हैं। तो अगेन मैजिक नहीं है बट येस, मैजिक आप क्रिएट कर सकते हो, उसको सही तरीके से अगर आप यूज़ करते हो। डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है लाइफ में मेरे को ऐसा लगता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर किसी को डायरेक्शन मिल गया तो उसकी लाइफ सॉर्टेड है। बिल्कुल, राइट डिसीजन, राइट हाँ। चॉइस, राइट डायरेक्शन। ऐसा क्या होता है कार्ड्स के अंदर कि वो कार्ड निकालने से पता लग जाता है कि आज का ये डायरेक्शन है? अभिषेक कार्ड्स में ना बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस हैं। हुँ, जो हम बाहर देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, लोग देखते हैं, वही कार्ड्स में भी हैं और इसीलिए हर बंदा उनसे कनेक्ट कर लेता है बहुत ईज़िली एंड आपका सवाल है कि कैसे हमें डायरेक्शन बताते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का सवाल है कि भई आज का मेरा दिन कैसे मुझे डील करना चाहिए चीज़ों को और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आता है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्शन ना लें, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व ना हों। आप थोड़ा-सा बैक स्टेप लें और अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एम्परर का कार्ड आता है, तो कॉन्फिडेंटली एक लीड रोल लेंगे, तो आप बेहतर चीज़ों को डील कर पाएँगे। तो इस तरीके से जब आप कार्ड्स जो भी आपको गाइडेंस देते हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं, तो आप अपने हर दिन को बेहतर करते हैं और आपका जब हर दिन बेहतर होता है, तो आपकी पूरी लाइफ़ भी बेहतर होती है। अच्छा आप एक इवेंट में गए थे आरबीएस गुड़गाँव के इवेंट में, तो उसने आपकी लाइफ बदल दी ऐसा सुना है मैंने? बिल्कुल, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एक्चुअली मेरा फर्स्ट इवेंट था, जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रोफ़ेशनली टैरो किया था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आई कम फ्रॉम अ वेरी कंज़र्वेटिव फैमिली और मैं अपने हस्बैंड का टैरो करती थी, मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली का टैरो करती थी और मैं बहुत एन्जॉय कर रही थी वो फ़ेज़ को। मेरी सिस्टर उस टाइम पे रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में काम करती थी। तो उसने बोला, "दीदी यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है, तो आप क्या इस इवेंट को जॉइन करेंगे? दे नीड अ टैरो कार्ड रीडर।" मैंने झट से हाँ कर दी। अब हाँ तो कर दी लेकिन उससे पहले मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, मैंने किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करी थी, एक बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में थी। तो जैसे-जैसे इवेंट पास आने लगा, मेरी नर्वसनेस, मेरी घबराहट बढ़नी शुरू हो गई। मुझे लगा वहाँ कॉर्पोरेट के लोग होंगे, मैं उनको कैसे फेस करूँगी? और ये आज से 25 साल पहले की बात है और उस टाइम पे लोग इतना टैरो के बारे में नहीं जानते थे। तो मुझे लगा अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कार्ड्स ये कैसे फ्यूचर बता सकते हैं? मतलब वी डोंट बिलीव इन दिस तो मैं उनको क्या जवाब दूँगी?
सही है। तो जैसे-जैसे इवेंट पास आए, मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाए। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अगर मैं ना जाऊँ तो? तो मेरे हस्बैंड ने बोला वो देखो आपकी चॉइस है, लेकिन आपने कमिटमेंट कर दिया, आप पीछे नहीं हट सकते हो। मुझे लगा बात तो सही कह रहे हैं। अब आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन इवेंट था, उस दिन पूरी रात मैं नहीं सोई, नॉट इवन अ सिंगल सेकंड। और जब मैं सुबह उठी तो मेरा सर बुरी तरीके से फट रहा था। जब मैं वहाँ पहुँची तो चेयर पे बैठी मैंने यूनिवर्स और जिन भी गॉड को मैं मानती हूँ उनको विजुअलाइज़ करा और मैंने बोला कि अब जो भी आ रहा है ना यहाँ पे रीडिंग के लिए, वो मेरे पास नहीं आ रहा, वो आपके पास आ रहा है और मुझे कुछ नहीं पता। उनका अगर सवाल का जवाब गलत निकला ना, आप ज़िम्मेदार हैं, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और मुझे लगता है जब हम इस तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं ना, यूनिवर्स टेक्स इट ओवर। उसके बाद जब लोग आए मुझसे पूछने के लिए, मैं क्या कह रही थी, मैं क्या बोल रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मैं कार्ड निकालती थी, उनको बताती थी, मैं अंदर से घबरा जाती थी कि पता नहीं अभी क्या बोलेंगे और जब डरते-डरते मैं उनका चेहरा देखती थी, वो हैरानी से मुझे देख रहे होते थे कि मैम कैसे इतना एक्यूरेटली बता रही हैं। तो दैट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट क्योंकि दैट वाज़ माय फर्स्ट इवेंट जहाँ पे मैंने प्रोफ़ेशनली टैरो किया। उससे पहले मैं अपने नोन लोगों का टैरो कर रही थी। उनके बारे में ना आपको कुछ ना कुछ पता थोड़ा-थोड़ा होता है, पता होता है, फ्रेंड्स, थोड़ा-थोड़ा फैमिली के बारे में हाँ, हल्का-हल्का, हाँ। तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। हुँ। लेकिन जब आप एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर के बारे में बताते हैं और एक्यूरेटली बताते हैं, तो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है और ये भी एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं बाहर भी लोगों से बात करके कर सकती हूँ। तो दैट वाज़ अ लाइफ़ चेंजिंग इवेंट। फिर आपने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम पे भी आप आ गए। तो आप मतलब जो एक्यूरेट फीडबैक मतलब आप देते हैं लोगों को, तो उसने आपकी जर्नी को शेप किया? कैसा फ़ील करवाया आपको इतने सब्सक्राइबर हो गए, फॉलोअर्स हो गए, लोग फॉलो करने लग गए? जब यूट्यूब पे मैं वीडियोज़ डालती थी और नीचे लोग कमेंट लिखते थे, मैम कैसे आप इतना एक्यूरेटली बताते हो? आप तो हमारा माइंड रीड कर लेते हो, ये तो 1000% एक्यूरेट है। ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी फीलिंग होती है, आपको ऐसे लगता है कि आप वैल्यू ऐड कर पा रहे हो। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आप जो भी कर रहे हो, जब तक आप सामने वाले की लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे हो, जब तक सामने वाले की लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब तक जो भी आपने किया, वो बिल्कुल वेस्ट है। हुँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि अच्छा टैरो कार्ड रीडर वही है जो जब क्लाइंट उठे तो अच्छी फीलिंग लेकर उठे। करेक्ट। आपने क्लाइंट को डराना नहीं है, आपने क्लाइंट को इस तरीके से रीडिंग नहीं करनी है कि भई वो और परेशान हो जाए। आपने सच बोलना है बट इस तरीके से सच बोलना है कि वो एक अच्छी फीलिंग लेके जाए, करेक्ट। उसको डायरेक्शन मिले, हाँ। उसको रास्ता मिले। डराना नहीं उनको। हाँ, वो बेटर डिसीजंस, बेटर चॉइसेस अपनी लाइफ में ले पाएँ। आप नेगेटिव एनर्जीज़ में और इविल आई में बिलीव रखते हो, एनर्जीज़ वगैरह में कुछ? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि अगर दिन है तो रात भी है। हुँ। भगवान है तो शैतान भी ठीक है। है। ये दोनों चीज़ें साथ के साथ चलती हैं, फूल है तो काँटा भी है। अब ये हमारे ऊपर होता है हम किस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं। ठीक है। उसी चीज़ को हम अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करते हैं। जब हम एक नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचते हैं और नेगेटिव का भी ना लोगों के दिमाग में एक डेफ़िनेशन अलग है। नेगेटिव मतलब ये नहीं होता है कि हाँ भई, आप प्रैक्टिकल ना हो, आप रियलिस्टिक ना हो। नेगेटिव और पॉज़िटिव का मतलब ये होता है कि जो भी सिचुएशन है उसमें कैसे आप एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके उस सिचुएशन से खुद को निकाल पाएँ। करेक्ट, करेक्ट। मतलब ये साढ़े साती होती है, शनि, राहु, केतु, ये सब लोग इसको इतना नेगेटिव क्यों मानते हैं? क्या एक्चुअली नेगेटिव होते हैं, पहले तो ये बता दो आप? क्योंकि वो इग्नोरेंट हैं और मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म में बहुत खुला बोलूँगी, इंडिया में 80% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स डोंट नो एस्ट्रोलॉजी। सिर्फ 20% जेन्युइन, इनफैक्ट 20 भी शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो सही मायने में एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। लोगों को शायद नहीं पता कि इंदिरा गांधी साढ़े साती में प्राइम मिनिस्टर बनी थी। हुँ। एंड वो गूगल चेक कर सकते हैं, डोंट बिलीव मी। आप गूगल में देखें ना, गूगल विल आंसर यू। हुँ। राहु केतु एक ऐसी एनर्जी है हुँ। जिसको अगर आपने प्रॉपर्ली यूज कर लिया, रंग से राजा बना देंगे। हाँ। राहु केतु जैसे बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी है, उस तरीके की एनर्जी है। अगर आपको सही तरीके से यूज करना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही तरीके से यूज नहीं करना आता तो बर्बाद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, सैटर्न कर्म फल दाता है। वो कर्मों का हिसाब किताब करते हैं और इसीलिए लोग सैटर्न से इतना डरते हैं कि भाई सैटर्न बख्शते नहीं हैं। अगर आपने गलत कर्म किया
तो आपको वो गलत उसका रिज़ल्ट देंगे ही देंगे। लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते, वो सिर्फ़ डरते हैं, अरे शनि की दशा है। मेरे पास एक क्लाइंट आए, वो मुझे इतना डरे हुए थे और मुझे बोलते हैं कि मैम मेरी शनि की दशा आने वाली है, पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, शनि सबसे पहली चीज़ योग कारक है आपके हॉरोस्कोप में, तो आपको बहुत ज़्यादा देंगे। दूसरी बात आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है, आपने अपने कर्म ठीक रखने हैं। क्योंकि अगर गलत कर्म करें, तो शनि आपको बख्शेंगे नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपने अच्छे कर्म करे, हुँ, तो आप उतना अचीव करेंगे जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। तो एक सवाल यहाँ पे जैसे नेगेटिव एनर्जी और इविल स्पिरिट्स को रिमूव करने का पावरफुल टेक्निक क्या है? देखिए बहुत आसान है। मैं लोगों को या अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलती हूँ कि प्लीज़ आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को ना बोल दें कि भई मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है या नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि वो आपकी जेब खाली करवा देंगे। फिर करवा देगा। हाँ, वो मतलब आपको बिल्कुल खाली कर देंगे। हाँ, तो आप भूल कर भी ना बोलें, नेगेटिव एनर्जी क्या है? अंधेरा है। अंधेरा किस चीज़ से गायब होगा? दीपक लगाने से। दीपक, रोशनी हाँ, से गायब होगा ना। तो नेगेटिव एनर्जी अंधेरा है और परमात्मा का नाम उजाला है, रोशनी है। सिंपल सी टेक्नीक है, जिस भी गॉड को आप मानते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप यही मंत्रा करें, आप इसी गॉड को मानें। जिन भी गॉड को आप मानते हैं, उनका मंत्रा हुँ, 24/7 आप किचन में लगा दें। आजकल बड़े यू नो सस्ते-सस्ते प्लग्स आते हैं 1000-2000 के, जिसमें कंटिन्यूअसली मंत्रा बजता रहता है, चलता रहता है ना? वो आप लगा दें। व्हाई किचन? क्योंकि पानी बहुत जल्दी एनर्जीज़ को एब्ज़ॉर्ब करता है। हुँ, और अगर आपने मंत्रा लगाया है, तो जो पानी आप पी रहे हैं, उसमें वो मंत्रा की एनर्जीज़ आ जाएँगी। जो खाना आप खा रहे हैं, उसमें मंत्रा की एनर्जीज़ आ जाएँगी। आपके अंदर उस मंत्रा की एनर्जीज़ ऑटोमैटिकली आ जाएँगी विदाउट यू सिटिंग एंड चैंटिंग दैट मंत्रा। करेक्ट, करेक्ट। और आप इस तरीके से करेंगे, नेगेटिव एनर्जी दूर जाएगी। दूसरी चीज़ लोबान, हुँ, अगर आप गूगल पे चेक करें 20% मोर इफेक्टिव देन एंटी डिप्रेसेंट। क्या है? लोबान, लोबान। फ्रैंकिनसेंस ओके। 20% मोर इफेक्टिव देन हुँ, एंटी डिप्रेसेंट। तो आप लोबान का धुआं या सेज का धुआं 21 डेज़ या 41 डेज़ शाम को अपने घर में करें। हुँ, तो ये बड़ी सिंपल सिंपल सी रेमेडीज़ होती हैं जिनको आप हुँ। करें। सॉल्ट लैंप लगाएँगे तो सॉल्ट भी बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करता है। आप अपने घर की, खुद की नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा किरण मैडम लाइफ में तो वैसे भी बहुत टेंशन होती है सब लोगों के, पर इंटरनेट पे मोस्ट सर्च क्वेश्चन क्या होते हैं? क्या वो मुझे सच में प्यार करती है? क्या वो मुझे सच में मिलेगी या मिलेगा? क्या आपसे भी लोग ऐसे ही सवाल करते हैं? बिल्कुल करते हैं कि वो मेरी लाइफ़ में आएगा, नहीं आएगा, मैम वो वापस आएगा, नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल करते तो हैं। आप उनको क्या जवाब देते हैं? मतलब कि करियर पे ध्यान दो या फिर सिर्फ रिलेशनशिप बेस्ड पे उनको गाइड करके छोड़ देते हैं? अभिषेक, मुझे पता है क्या लगता है हुँ, कि जो टाइम होता है ना बच्चों का करियर बनाने हुँ, का, उसी टाइम पे वो भटकते हैं। करेक्ट। है ना? एक शेर भी है, मोड़ होता है जवानी का सँभलने के लिए, उसी मोड़ पे लोग फिसलते क्यों हैं? तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि बच्चे, अगर आपने अपने करियर पे ध्यान दिया, तो आप जिसके पीछे घूम रहे हो ना, वो ऑटोमैटिकली आपके पीछे आ जाएगा। किसी के पीछे जाने से आपकी लाइफ में कोई नहीं आता है। जब आप सेल्फ पे फ़ोकस करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो, सेल्फ लव करते हो, अपने करियर पे फ़ोकस करते हो, तो लोग आपके पीछे आते हैं। तो आप चढ़ता हुआ सूरज बनो, क्योंकि चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। हुँ। आप डूबता हुआ सूरज मत बनो, क्योंकि उससे लोग भागेंगे आपसे दूर। अच्छा मैम ये बताइए आप स्पिरिचुअलिटी और लॉजिकल और साइंटिफिकली ये सब तीनों कैसे एक्सप्लेन करती है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलिजन हुँ। कंप्लीटली डिफरेंट है। ये सब बोलते हैं फिर भी समझ में नहीं आता लोगों के। लोगों को समझ में नहीं आता। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी अपनी स्पिरिट, अपने सोल, अपने माइंड को समझना है ना? तो स्पिरिट, सोल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? स्पिरिट, सोल जो परमात्मा का अंश है, परमात्मा की जो क्वालिटीज़ हैं, वही सोल और आत्मा की भी क्वालिटीज़ है ना? परमात्मा, जैसे बोलते हैं ना, प्यार का सागर है, शांत स्वरूप है। तो एक्चुअली जब हम अपने आप को शांत रख पाते हैं या हम एक लविंग केयरिंग बीइंग बनते हैं, तब हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे होते हैं। और उसका अगर आप मुझे बेस पूछें, आप रूट कॉज़ पूछें, तो वो थॉट है।
अगर आपने अपने थॉट को चेक करके करेक्ट कर लिया, जो 24/7 आपके अंदर एक सेल्फ टॉक चल रही है, उसके लिए आप अवेयर जब मैं बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं, "अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा वर्ड है।" लेकिन अगर आपने उसको चेक कर लिया एंड बहुत ईज़ी है, मतलब प्रैक्टिस चाहिए। कैसे करेंगे कुछ एक प्रैक्टिस बता सकते हो कैसे क्या प्रैक्टिस करनी है? देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरी लाइफ़ में कुछ इश्यू है, कुछ मसला है। अब अगर मैं उस प्रॉब्लम पे फ़ोकस करती रहती हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? नेगेटिव एनर्जी है। और हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं। जिस पे हम फ़ोकस करेंगे ना, वही चीज़ हमारी लाइफ़ में मल्टीप्लाई होती रहेगी। करेक्ट। तो अगर मैंने प्रॉब्लम पे फ़ोकस करा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे होता है, मुझे तो हमेशा ही रिजेक्शन मिलता है, यू नो तो हम इसी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। करेक्ट। अगर मैं उस टाइम पे हुँ। थोड़ा-सा पॉज़ लेके खुद को पूछूँ कि ये क्यों हो रहा है? व्हाई दिस इज़ हैपनिंग? इसका सॉल्यूशन क्या है? इनफैक्ट व्हाई दिस इज़ हैपनिंग भी अगर मैं ना पूछूँ, मैं पूछूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ? जैसे ही मैं सॉल्यूशन पे फ़ोकस करूँगी ना, तो एनर्जी उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी और आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको ऐसे-ऐसे सॉल्यूशन आने शुरू हो जाएँगे, आपको लगेगा, "अरे! ये मैंने तो सोचा ही नहीं। ये कैसे ये कैसे नहीं, ये भी हो सकता है। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं" और आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएँगे। डन मैम। तो आप टैरो वर्कशॉप करते हैं। तो आपकी वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ क्या है कि लोग आपके पास आते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ अभिषेक मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि टैरो के मीनिंग्स को लर्न करके कोई इंसान टैरो रीडर नहीं बन सकता है। ये बात जब समझ लेंगे ना, तो वो टैरो कर पाएँगे। टैरो इज़ द ईज़ीएस्ट एंड टैरो इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट। हुँ। ईज़ीएस्ट इसलिए क्योंकि उसमें इमेजेस हैं। कोई भी इंसान उसको देखकर उनसे कनेक्ट कर सकता है। अब अगर आप एस्ट्रोलॉजी का एक चार्ट देखें, आपको समझ में ही नहीं आएगा। 12 खाने, 12 राशियाँ, 9 ग्रह। आप न्यूमरोलॉजी का चार्ट देखिए, 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन आप टैरो देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि भई इसमें क्या हो रहा है। हुँ। लेकिन अगर आपको राइट मेंटोर मिल जाए या आप राइट तरीके से सीखेंगे, करेक्ट। तभी आप प्रॉपर्ली टैरो को सीख पाएँगे। हुँ। तभी आप एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन पाएँगे। तो मैं अपनी वर्कशॉप्स में इस चीज़ का ख़्याल रखती हूँ। और टैरो में 78 कार्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स हैं, तो लोग बड़ा घबराते हैं। 78 कार्ड्स के मीनिंग हम कैसे लर्न करेंगे? तो मैं इस तरीके से टैरो समझाती हूँ कि उनको ये मीनिंग्स को लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं, उसमें 4 स्यूट्स हैं और 4 एलिमेंट्स हैं। तो एक स्यूट है कप, कप का एलिमेंट है वाटर। तो वाटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ऑर्डर बहता रहता है, शांत होता है। अच्छा, देखिए ये पानी का गिलास है, हाँ। ठीक है? आपने पानी को इस ग्लास में डाला, पानी ने इसकी शेप ले ली। अब अगर आप इसमें रूह अफ़ज़ा डाल देंगे, तो थोड़ी देर बाद ये पानी नहीं, ये रूह अफ़ज़ा बन डिज़र्व है। जाएगा। हाँ। आपने इसको बोल में डाला, ये बोल की शेप ले लेगा। जो चीज़ इसमें डालेंगे, ये उसका रंग ले लेगा और जिस कंटेनर में डालेंगे, उसकी शेप ले लेगा। तो जब आप इस तरीके से समझते हैं कि कप्स क्योंकि वाटर एलिमेंट को रिप्रेज़ेंट करता है, तो कप्स वाले लोग ऐसे ही होते हैं, बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। जिस जगह में जाते हैं, उस जगह में ढल जाते हैं, यू नो बड़े एडजस्टिंग होते हैं, बड़ी जल्दी अडैप्ट कर देते हैं सिचुएशन को। जब हम इस तरीके से टैरो कार्ड्स को समझते हैं ना, तो हम उसका एक्चुअल एसेंस समझ पाते हैं। करेक्ट। तो मैम टैरो कार्ड के अंदर आप न्यूमरोलॉजी प्लस बेसिक एस्ट्रोलॉजी को भी कंबाइन करते हैं साथ में? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगेन एस्ट्रोलॉजी में टैरो नहीं होता है, हुँ। न्यूमरोलॉजी में टैरो नहीं होता है, बट हर टैरो कार्ड में नंबर होता है और एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्परर का कार्ड है, एम्परर का कार्ड 4 नंबर है, ठीक है? 4 नंबर न्यूमरोलॉजी में राहु को रिप्रेज़ेंट करता है और 4 नंबर वाले लोग ना बड़े सिस्टमैटिक, बड़े ऑर्गनाइज़ तरीके से हुँ। चलना चाहते हैं। जो भी 4 नंबर वाले हैं वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे और एम्परर भी इसी चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। करेक्ट। एम्परर में रैम है, रैम एरीज़ का साइन है और मार्स की राशि है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं एम्परर की भी हैं। करेक्ट। और जब हम इस तरीके से कंबाइन करके रीडिंग करते हैं ना, तो रीडिंग नेक्स्ट लेवल पे जाती है। तो मैं अपनी वर्कशॉप्स में कॉम्प्लीमेंट्री न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशंस का भी यू नो सिखाती हूँ या ये भी मैंने इंक्लूड करा हुआ है। तो 2026 में कि 2026 के अंदर कौन से नंबर के लिए बेस्ट रहेगा? और वो जो नंबर की बात आप कर रहे हो, वो नंबर आदमी पहचाने कैसे?
तो देखिए 2026 मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3, मूलांक 5 के लिए बहुत अमेजिंग रहने वाला है। अब जो लोग 1, 10, 19, 28 को बॉर्न हुए हैं वो मूलांक 1 है और मूलांक 1 न्यूमरोलॉजी में सूर्य राजा को रिप्रेजेंट करता है और 2026 का भी टोटल 1 है। तो यहाँ पर देखिए 2 सूर्य मिल रहे हैं। तो डेफ़िनेटली मूलांक 1 वालों का अगेन जो लोग 1, 10, 19, 28 को बॉर्न हुए हैं इनका तेज बढ़ेगा, इनकी अट्रैक्शन बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ का इनको ख़्याल रखना है कोलैबोरेशन में चलें क्योंकि 1 और 1 2 बनाता है। 2 चंद्रमा का नंबर है और चंद्रमा इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क, कोलैबोरेशन और जो भी मूलांक 1 है वो इस चीज़ से ज़रूर कनेक्ट करेंगे। वो ना इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना चाहते हैं। करेक्ट। वो किसी के साथ मिलकर इतना काम करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो 2026 में अगर थोड़ा-सा कोलैबोरेट करके चलते हैं, टीम वर्क में करते हैं तो बहुत अमेजिंग रहेगा। सिमिलरली मूलांक 2 जो लोग किसी भी मंथ की 2nd, 11, 20, 29 को बॉर्न हुए हैं उनके लिए बहुत अमेजिंग रहेगा क्योंकि 2 नंबर रानी का नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में और 2026 राजा की एनर्जीज़ हैं। आइडियल राजा हमेशा अपनी रानी को प्रोटेक्ट करता है, अपनी रानी के नाज़-नखरे भी उठाता है और 2025 मूलांक 2 वालों के लिए बहुत टफ रहा है क्योंकि 2025 मंगल का साल था और 2025 में रानी सेनापति की गिरफ्त में थी क्योंकि यू नो जो 9 नंबर है वो सेनापति को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर वाले इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि काफ़ी टफ रहा उनके लिए 2025 और 2026 सब कॉम्पेंसेट करेगा। सब कंपोज़र कर देगा। क्योंकि अब राजा आ गया ना उनकी लाइफ में। राजा यानी कि आइडियल किंग, आइडियल हस्बैंड कितना ख़्याल रखेगा, कितना प्रोटेक्ट करेगा। तो 2 नंबर वाले जो भी करेंगे 2026 में, 2026 की एनर्जीज़ काफ़ी सपोर्टिव रहेंगी। करेक्ट। अच्छा, टैरो कार्ड सेल्फ हीलिंग टूल कैसे बन सकता है मैडम? अगर आप उसको गाइडेंस के जैसे डील करें, आप लिटरली उसको प्रेडिक्शन के जैसे ना देखें। जैसे हमने अभी बताया या अभी डिस्कस भी किया, आप अगर रोज़ सुबह भी अपना कार्ड निकालते हैं और आप कार्ड से पूछते हैं कि आप आज के दिन को कैसे क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या आपके लिए एडवाइस है, उसमें अगर एम्परर का कार्ड आता है मतलब बहुत सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज़ तरीके से करें, एक्शन लें, लीडरशिप लो रोल लें, आप इस दिन फॉलो ना करें। सिमिलरली अगर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आता है, आज बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा बैक स्टेप करें, अपनी इनर वॉइस को ना इग्नोर करें। करेक्ट। तो इस तरीके से जब आप गाइडेंस लेते हैं कार्ड से, तो आप अपनी लाइफ को 360 डिग्रीज़ चेंज करते हैं एंड अदरवाइज़ ऑल्सो अगर आप टैरो लर्न करते हैं, टैरो कार्ड्स का जो सीक्वेंस है, वो लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस को रिप्रेज़ेंट करता है। जैसे कि डेविल के बाद टॉवर का कार्ड आता है। तो डेविल क्या बताता है? ऑब्सेसिव एनर्जीज़ की बात करता है, एडिक्शन की बात करता है और टॉवर के कार्ड में आप देखेंगे 2 फिगर्स हैं जो ऊपर से नीचे गिर रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सटल लेवल पे, बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि अगर आपने एडिक्शन नहीं छोड़ी ना, तो आप धड़ाम से ऊपर से नीचे गिरेंगे। तो थोड़ा-सा एक डिटैचमेंट रखें क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डिटैच हो जाएँ, वो पॉसिबल नहीं है, हम लोग इंसान हैं। बट येस अगर आप डिटैच्ड अटैचमेंट रखते हैं, आप बहुत ऑब्सेसिव किसी चीज़ के लिए नहीं होते हैं, तो आप अपनी लाइफ को आसान करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप ऑब्सेसिव रहेंगे, तो आगे जाके आप धड़ाम से नीचे गिरेंगे। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जब आप टैरो करते हैं, आप लर्न करते हैं, आप अपनी लाइफ में उसको इंक्लूड करते हैं, तो आपकी लाइफ चेंज होती है। अच्छा, आज आज अपने लिसनर को क्या मेन मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट से? एक तो मैं ये बोलूँगी कि आप ब्लाइंडली किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी टैरो कार्ड रीडर को ना फॉलो करें। मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि अगर आप आँखों पे पट्टी बाँध के सड़क पे चलेंगे अभिषेक, तो क्या होगा? गिर जाए। है ना? नो। ऐसे ही आप बिना लॉजिक लगाए आजकल जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, जो आपको डरा रहे हैं, जो आपको सुपरस्टिशन, अंधविश्वास की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब अगर कोई आपको बोलता है कि भई आप अपने पिलो के नीचे इलायची रख लेंगे और आपका काम बन जाएगा और आप मानते जा रहे हैं। एक अभी इवेंट याद आया, इवेंट नहीं कहूँगी मैं, याद आ गया मेरी एक क्लाइंट है, बहुत वेल ऑफ है, बहुत एजुकेटेड है। उनका मुझे मैसेज आया कि किरण ये रील देखो, इसमें ना वो बोल रहे हैं कि नवरात्रि में ये तेल बाहर छिड़केंगे ना तो आप मालामाल हो जाओगे। सो डज़ दिस वर्क? मुझे 2 चीज़ें समझ में आई। हाँ।
सबसे पहली चीज़ कि उनको उन पे विश्वास नहीं है। हाँ। विश्वास होता तो वो कर लेते, मेरे पास नहीं आते, है ना? उनको मुझ पे विश्वास है, वो मुझसे कन्फर्मेशन चाह रहे हैं और उनको इतना एक ईज़ी वे लग रहा है ना माला-माल होने का, कि वो अट्रैक्ट भी हो रहे हैं उस रेमेडी की तरफ कि करना क्या है, सिर्फ़ सिनेमन और तेल ही तो छिड़कना है, छिड़क देते हैं। रिच बन जाएँगे, लेकिन विश्वास भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी, यही मैसेज इम्पैक्ट देना चाहूँगी कि ठीक है, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं ऐसी रेमेडीज़ की तरफ, बट आप इन रेमेडीज़ को करें और उसका आउटकम देखें, उसका रिज़ल्ट देखें। अगर आपको रिज़ल्ट मिलता है, आप करते रहें, बट अगर सिनेमन छिड़कने से आप माला-माल नहीं हुए हैं, तो दूसरी बारी आप इसको ना फ़ॉलो करें। कर उसके बाद आप कुछ तो इन चीज़ों के अगेंस्ट एक्शन उठाएँ, कम से कम फ़ॉलो ना करें, कम से कम शेयर नहीं करें, रीशेयर शेयर ना करें। मतलब आप कहीं तो इसको रोक किसी को तो रोकना है ना। बट डोंट ट्रस्ट मी, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, आप मुझे ना मानें, आप किसी को भी ना मानें। जो सामने वाला बोल रहा है उसको करके देखें अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में चेंज आता है, करते रहें। लेकिन अगर चेंज नहीं आया ना, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि भई हमने आगे शेयर नहीं करना है। इस सुपरस्टिशन को, इस अंधविश्वास को हमें आगे नहीं बढ़ाना है। क्योंकि उनको आइडिया भी नहीं है, जब वो शेयर कर रहे हैं ऐसी चीज़ें, तो वो अपना भी कार्मिक अकाउंट खराब कर रहे हैं। तो मैडम आप जो वर्कशॉप करते हैं मतलब आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे एज़ ए मतलब पर्सनल रीडिंग के लिए, वर्कशॉप के लिए तो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? मेरी वेबसाइट है KIRRON किरॉन SHAHPURI शाहपुरी.com, उस पे जा सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर है 9625022810, उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 2810 10 मैंने एक बार रील देखी थी, कोई मेरे को भी दिख रहा था कि जिसका 0 होता है वो बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। ऐसा कुछ अगेन देखो अंधविश्वास है। वो रील अंदर दिमाग में आई मेरा अभी। हाँ, क्योंकि ना पता है क्या होता है कि इतना डराया जाता है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि कैसे जानें कि ये एस्ट्रोलॉजर, ये टैरो कार्ड रीडर ठीक है या नहीं है। हुँ, तो जो रील देखकर आपको या जो एस्ट्रोलॉजर के पास मिलकर आपको अच्छा फ़ील होता है, आपको डायरेक्शन मिलती है, वो अच्छा है। जो आपको डराता है, जो आपको पैसे माँगता है, जो आपको यू नो जिस बंदे से मिलकर आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, वो ठीक नहीं है। करेक्ट। मेरे को भी ऐसा लगता है मैम कि ना मतलब थोड़ा क्वेश्चन पूछो, सवाल पूछो, अगर मेरा बस चलता, अगर मैं पीछे वापस जाता और जितने भी बच्चे हैं, उन सबको मैं ना प्रश्न पूछना सिखाता बिल्कुल। कि क्वेश्चन करो। कि महात्मा बुद्ध हो गए, उन्होंने जान लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया, तो वो उनकी समझ है, उन्होंने जाना, हुँ, उन्होंने प्रश्न किया। तुम अगर प्रश्न करना सीख जाते, क्वेश्चन करना सीख जाते, तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन करो। एक ना साइकोलॉजिस्ट हैं हुँ, बायरन केटी, हुँ, उनका तरीका क्या है, वो क्वेश्चन करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा आया और उनसे पूछता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो वो उसी सवाल को बार-बार पूछती हैं। क्या वाक़ई में आपसे कोई प्यार नहीं करता? क्या सच में ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता? जब वो 5, 6, 7 बारी वो सवाल पूछते हैं, तो अंदर से जवाब आता है या अंदर से आपको क्लैरिटी आती है। होता क्या है ना, जो इंसान बोल रहा है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, उसका पीछे 1-2 बारी ब्रेकअप हो गया या पीछे 3-4 लोगों की तरफ से उसको रिजेक्शन मिल गया और उसने इतनी बारी खुद को बोला मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता कि वो चीज़ मानने लग गए। एंड जब बार-बार सवाल करते हैं ना तो क्लैरिटी आती है। मतलब ऐसे मेरे साथ भी हुआ था, मेरी एक क्लाइंट आई, मुझे बोलती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता और जब मैंने ऐसे सवाल पूछा तो थोड़ी देर बाद बोलती है, नहीं मैम वैसे मेरी मम्मा तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। हुँ, मतलब वही बात है ना कि आप जो बार-बार बोलते हैं ना, वही एनर्जी क्रिएट करते हैं और वही मल्टीप्लाई होता है, वही आप मानने लगते हैं और उसमें आप गुम होके रह जाते हैं। जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में ना तो आप उसको देख पाते हैं और ना आप उनको समझ पाते हैं और फिर एक नेगेटिव अपनी लाइफ में ऑरा एनर्जी आप क्रिएट करते हैं। डन किरण मैम, आपसे बात करके काफ़ी साइंटिफिकली अच्छी प्रूवन बातें लगी कि ऐसी अंधविश्वासों में बिलीव नहीं करना है। तो इस पॉडकास्ट की एक ही लर्निंग है कि छल का फल आज नहीं तो कल। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और टीएफडी को सब्सक्राइब करें बिल्कुल। और सवाल ज़रूर पूछें। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्यूटली बहुत अच्छी ये एक टेक्नीक है, करेक्ट। अपनी लाइफ को आसान बनाने की और जानने की कि कौन सही है, कौन गलत है। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक यू।